हेलो स्टूडेंट्स, बाइंडिंग एनर्जी, मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऐसे कंसेप्ट है जिस पर सीबीएसई हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर बनाती है। तो आइए सबसे पहले इसके कंसेप्ट को समझते हैं कि क्या मास डिफेक्ट होता है, क्या बाइंडिंग एनर्जी होता है और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कैसे लिखते हैं। उसके बाद एक न्यूमेरिकल के जरिए इसकी कंसेप्ट की क्लियरिटी करते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि एक प्रोटॉन का मास क्या होता है, तो आप कहेंगे कि प्रोटॉन का मास होता है, mass of proton is 1.00727 एटॉमिक मास यूनिट। इसी तरीके से अगर न्यूट्रॉन का मास बोला जाए, न्यूट्रॉन का जो मास होता है वो होता है 1.00866 एटॉमिक मास यूनिट। यहीं पर अगर मैं हीलियम न्यूक्लियस की बात करूं कि हीलियम न्यूक्लियस का जो मास कितना होगा, तो जैसा कि आप जानते हैं कि हीलियम के पास में होते हैं 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, जिसको मैं कुछ इस तरीके से लिखूंगा। हीलियम के पास क्या होते हैं, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन्स, जिसको मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन। यानी कि इंडिविजुअल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास को अगर ऐड करें तो ऐड करने पे जो मास होना चाहिए वो हीलियम का मास होना चाहिए, जैसा कि 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन है। लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि जो हीलियम का जो मास है वो इनके इंडिविजुअल मासेस के सम से कम आ रहा है, और इसी कम को बोला जाता है मास डिफेक्ट। तो चलिए हिसाब लगा लेते हैं एक बार। 2 प्रोटॉन का मास कितना होगा, तो मैं यहां पर मार्कर चेंज करता हूं। 2 प्रोटॉन्स का मास कितना होगा, तो 2 प्रोटॉन्स का मास कितना होगा, 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको। तो देखिए 2.01454 एटॉमिक मास यूनिट, ये आएगा 2 प्रोटॉन का मास, जिसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसी तरीके से 2 न्यूट्रॉन का मास कितना होगा, 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 2.01732 एटॉमिक मास यूनिट, ये होगा 2 न्यूट्रॉन का मास। सिंपल सा मैथमेटिक्स है, 2 से मल्टीप्लाई किया। अब हीलियम का जो एक्सपेरिमेंटल मास है, जो हम स्टडी करते हैं, जो देखा गया है, जो हीलियम पाया गया है, उसका मास भी मैं यहां पर लिख देता हूं। हीलियम का जो एक्चुअल मास है, वो है 4.00153। बहुत अच्छा नंबर है, याद रहता है 153। ठीक है, हाँ 153 ये हो गया। तो अब देखिए इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, देखते हैं क्या डिफरेंस आ रहा है। तो चलिए इन दोनों को ऐड करते हैं। तो देखिए 426,538 0.4, यानी 4.03286, ये आया है किसका मास, 2 प्रोटॉन, यानी कि इंडिविजुअल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ऐड करने पर। तो आप देख पा रहे हैं कि यहां पर हीलियम का जो एक्चुअल मास है वो 4.00153 है, और 2 यानी कि इंडिविजुअल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ऐड करने पर जो मास निकल के आया वो 4.03286 है। ये कुछ ज्यादा है। कितना ज्यादा है इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहां से देखिए सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 6 से 3 गया, 3 बचा, और 8 से 5 सब्ट्रैक्ट हुआ, ये भी 3 आ गया, और 2 से 1 गया तो ये 1 आ गया, और यहां से 6 5 2 और दिस इज 3, एंड ये आ गया 0 और दिस इज 0। तो देखिए 0.313 इतने ही एटॉमिक मास यूनिट की कमी है। इसी चीज को बोला गया है मास डिफेक्ट। क्या बोला गया है, मास डिफेक्ट। दिस इज द मास डिफेक्ट, यानी कि जो एक्चुअल मास है हीलियम का, और इन प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन को सम करके जो मास देखा गया उसमें कुछ कमी पाई गई, और इस कमी को बोलते हैं मास डिफेक्ट। रियल लाइफ में भी ऐसा ही होता है। जैसे मान लीजिए आप पानी पीते हैं किसी गिलास में, या आप कॉफी पी रहे हैं किसी कप में, तो अब ऐसा तो ही नहीं जितने अमाउंट का कॉफी है उस कप के अंदर वो पूरा का पूरा आप पी जाते हैं, ऐसा तो नहीं है। स्ट्रॉ लगा के बिल्कुल सुलग तो नहीं लेंगे उसको, कुछ ना कुछ बूंदें उसके अंदर जरूर रह जाती हैं। उसी बात को बोला गया है, इसी कंसेप्ट को बोला गया है कि मास डिफेक्ट। अब इसको फिजिक्स के टर्म से समझते हैं।
ऐसा होता क्यों है? ऐसा होता है कि आइंस्टीन ने एक अपना इक्वेशन दे रखा है इक्वल टू एम सी स्क्वायर, इक्वल टू एम सी स्क्वायर। आइंस्टीन का आपने इक्वेशन पढ़ रखा होगा, E इक्वल टू एम सी स्क्वायर। इसका मतलब एनर्जी और मास एक दूसरे के इक्विवेलेंट है। तो जब भी टू प्रोटॉन और टू न्यूट्रॉन मिलके किसी हीलियम न्यूक्लियस का जब निर्माण करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी, कुछ ना कुछ जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो वेस्ट हो जाती है, और वो वेस्ट होती है मास के रूप में, जिसको बोला गया है मास डिफेक्ट। क्या कहा मैंने? कि जब दो न्यूक्लियन, दो प्रोटॉन, दो न्यूट्रॉन, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिलकर बोला जाता है न्यूक्लियन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो मिक्सअप होता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियन। यानी कि न्यूक्लियन जब न्यूक्लियस बनाते हैं तो सम अमाउंट ऑफ एनर्जी वेस्टेज, यानी कि सम अमाउंट ऑफ एनर्जी वेस्ट हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ द मास, और उसी चीज को बोला गया है मास डिफेक्ट। ये मास डिफेक्ट कहलाता है। तो चलिए एक फिगर के थ्रू इसको देख लेते हैं ताकि दिमाग में थोड़ा सा इसकी इमेज बने। कि मान लीजिए इस तरीके से यहां पर मैं कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर रहा हूं कि जिसमें थोड़ा सा इमेज बने माइंड के अंदर। तो मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि इस जगह पर यहां पर रखे हैं टू प्रोटॉन्स प्लस टू न्यूट्रॉन्स, ठीक है, और यहां पर है हीलियम का न्यूक्लियस 2 4। तो आप देखिए कि इसका मास कम है, इसका मास ज्यादा है, ठीक है, यानी कि टू प्रोटॉन्स और टू न्यूट्रॉन्स का मास ज्यादा आया। कितना ज्यादा आया? तो इसको अनदर फिगर से देखिए रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप। यहां पर कितना ज्यादा आया कि जो यहां पर टू प्रोटॉन्स प्लस टू न्यूट्रॉन्स प्लस मास डिफेक्ट इक्विवेलेंट टू 4 हीलियम 2। कितना? मास डिफेक्ट, यानी कितनी चीजें कमी हो गई? मास डिफेक्ट की। तो ऐसा क्यों होता है? ये मास डिफेक्ट क्यों होता है? तो चलिए इस बात को समझते हैं। यहां तक आपने मास ये तो समझ लिया कि एक्चुअली जो हीलियम का जो मास है, एक्सपेरिमेंटल मास है, और उनके प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन को जो हम सम करके देखते हैं तो उससे इसका मास ज्यादा आता है और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू इसकी कम है। तो जो कमी आ रही है उस कमी को हम लोग बोलते हैं मास डिफेक्ट। ऐसा होता क्यों है? देखिए इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि मान लीजिए कुछ न्यूक्लियन है, जैसे कि प्रोटॉन, एक प्रोटॉन ये, एक न्यूट्रॉन ये, एक न्यूट्रॉन ये मिलके जब किसी एक न्यूक्लियस का निर्माण करते हैं, दिस इज द न्यूक्लियस। ये मैंने एक न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर बना दिया, न्यूक्लियस। तो इसका मतलब क्या है कि जब न्यूक्लियन मिलके एक न्यूक्लियस को बनाते हैं तो उसमें कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी वेस्ट हो जाती है, और ये अमाउंट ऑफ एनर्जी जो वेस्ट होती है इन द फॉर्म ऑफ द मास होती है अकॉर्डिंग टू द आइंस्टीन इक्वेशन E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, जिसको हम लिख सकते हैं E इज इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर। इसका मतलब सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ द मास फॉर क्रिएटिंग द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस को क्रिएट करते समय, न्यूक्लियस को बनाते समय। इसी तरीके से अब इसका रिवर्स प्रोसेस, यानी कि डेल्टा एम मास की कमी आ गई। किसी चीज को हम बनाएंगे तो बनाते समय वो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी वेस्ट कर देता है उसी चीज की प्रिपरेशन के लिए, तो उसको बोला जाता है मास डिफेक्ट। इसका रिवर्स प्रोसेस देखें, ये एक न्यूक्लियस है, अभी देखिए आप समझ जाएंगे। मान लीजिए न्यूक्लियस को हमको ब्रेक करना है, और न्यूक्लियस को ब्रेक करना है न्यूक्लियन में, अलग अलग प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में। तो डेफिनेटली एक चीज जुड़ी रखी हुई है और उसको ब्रेक करना है तो हमें कुछ ना कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी। तो जब आप उसको एनर्जी देंगे और न्यूक्लियस जब ब्रेक होगा, तो जब वो ब्रेक होगा अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंट इंडिविजुअल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में, तो वो कुछ ना कुछ एनर्जी को उसको एनर्जी चाहिए होगी उसको ब्रेक करने के लिए। तो मान लीजिए एक न्यूक्लियस है और ये मैंने एक न्यूक्लियस रखा हुआ है इस तरीके से, और इसको मुझे ब्रेक करना है किसमें? न्यूक्लियन में। तो इट मींस वी हैव टू गिव सम अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी। और जब इसको हम एनर्जी देंगे, यहां पर जब इसको एनर्जी देंगे अनबाइंड करने के लिए, तो ये क्या करेगा कि सबको इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूशन मास में यहां पे तोड़ देगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके पास जो न्यूक्लियस के पास में जो मास था, और जब इसके साथ में एनर्जी मिक्स होगी तो ये अनबाइंड होगी अलग अलग न्यूक्लियन में, ठीक है। तो यहां पे देखिए एनर्जी किसके रूप में है? एनर्जी इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर के रूप में। सी का मतलब स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी कि इस न्यूक्लियन को ब्रेक करने के लिए जो हम एनर्जी दे रहे हैं वो एनर्जी इसको मास के रूप में मिलती है, ठीक है। इसी चीज को बोलते हैं मास डिफेक्ट। यहां पे क्या हुआ था कि जो न्यूक्लियन थे
ये जो न्यूक्लियॉन थे इनको बाइंड करने के लिए जब इनको बाइंड किया गया तो सम अमाउंट ऑफ एनर्जी वेस्ट हो गई, और वो एनर्जी वेस्ट किसके रूप में हो रही है? मास के लॉस के बीच के वजह से। इस लॉस ऑफ मास को बोला जाता है मास का डिफेक्ट, यानी कि मास डिफेक्ट। अच्छा, अब जो एनर्जी रिक्वायर्ड है, अब देखिए यहीं से सिंपल सा कंसेप्ट आ रहा है बाइंडिंग एनर्जी का। यहां पे देखिए क्या हो रहा है, ये अलग अलग प्रोटॉन न्यूट्रॉन थे, यहां पे आके ये बाइंड हो गए। क्या हो गए? बाइंड हो गए। तो अब देखिए ये यहां पर जो एनर्जी यूज हो रही है दैट इज कॉल्ड द बाइंडिंग एनर्जी। तो जो कि न्यूक्लियस को अनबाइंड करने के लिए जितनी हम एनर्जी देते हैं न्यूक्लियन में तोड़ने के लिए, तो उस एनर्जी को हम बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको ईबी से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आप यहां पे देख सकते हैं कि जो एनर्जी के रूप में जो लॉस हो रहा है, उस लॉस को एनर्जी के रूप में जो मास लॉस हो रहा है उसी को बोला जाता है मास डिफेक्ट। ठीक है। और जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है इसको बाइंड करने के लिए, इससे मास को रिलीज करने के लिए, उस एनर्जी को बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। मेरी बात को फिर से समझ लें। जैसे यहां पर भी देखें कि मैंने एक न्यूक्लियस लिया हुआ है, इस न्यूक्लियस को ब्रेक करने के लिए जितने अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, इसको न्यूक्लियन में ब्रेक करने के लिए उस एनर्जी को बाइंडिंग एनर्जी बोला गया है। यानी कि न्यूक्लियस को बनाना और न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए जिस अमाउंट ऑफ एनर्जी की हमें रिक्वायरमेंट होती है उसको हम बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन किससे कहते हैं। बाइंड और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, सीबीएसई ने इस साल ही इसको इंट्रोड्यूस किया है, तो डेफिनेटली इस पर एक क्वेश्चन आना बनता है। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, तो मास डिफेक्ट हमने समझ लिया, बाइंडिंग एनर्जी समझ ली कि किसी भी न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए या न्यूक्लियस को बनाने के लिए हमें जिस अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसको बोला जाता है बाइंडिंग एनर्जी। अब बात आती है कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन किसको कहते हैं। तो देखते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, और न्यूक्लियन की बात करें तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो कॉम्बिनेशन है उसको हम लोग न्यूक्लियन बोलते हैं। तो देखिए जैसा नेम है वैसा इसका डेफिनेशन है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, इसका मतलब इसको रिप्रेजेंट करेंगे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन को EBN से। बाइंडिंग एनर्जी है तो बाइंडिंग एनर्जी अपॉन पर न्यूक्लियन, इसका मतलब क्या है कि नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, तो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन से इसको डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, मैं इसको ठीक से लिख देता हूं, न्यूक्लियन। ठीक है, तो चलिए अब न्यूमेरिकल को देखते हैं कि किस तरीके से न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन दे रखा है, अ गिवन कॉइन हैज अ मास 3 ग्राम, कैलकुलेट द न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी से हमारा बिल्कुल क्या तात्पर्य है? न्यूक्लियर एनर्जी से बाइंडिंग एनर्जी, हमें बाइंडिंग एनर्जी निकालनी है। ठीक है, वुड बी रिक्वायर्ड टू सेपरेटेड ऑल द न्यूट्रॉन्स, यानी कि हमें बाइंडिंग एनर्जी देनी है और उसको न्यूट्रॉन्स में ब्रेक कर देना है। ठीक है, कर देंगे ब्रेक। प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स फ्रॉम ईच अदर। Simplicity, assume the coin of entirely made 29 copper 63। ठीक है, एटम ऑफ द मास, एटॉमिक मास ये दे रखा है, एटॉमिक नंबर ये दे रखा है, और मास ऑफ द कॉपर दे रखा है यहाँ पर 62.92960 U। अच्छा, एक बात और यहाँ पर एक स्टूडेंट के माइंड में ये बात आती है कि सर ये डेटा कैसे याद रखेंगे। तो सीबीएसई के क्वेश्चन पेपर में अगर इस तरीके की कोई क्वेश्चन आता है, अगर क्या 100% आएगा, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का एटॉमिक मास यूनिट दे रखा होता है, तो उसको अगर आप ध्यान रखें तो एक अच्छी बात है। नहीं तो सीबीएसई खुद ये वैल्यूज स्टार्टिंग में ही प्रोवाइड करती है, आपको केवल वहां पर प्लस और माइनस करना है और कोई ज्यादा मैथमेटिक्स नहीं लगानी है। तो देखिए बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला भी मैंने क्या बताया था, EB इज इक्वल टू डेल्टा MC स्क्वायर। डेल्टा M का मतलब क्या है? मास डिफेक्ट, और C क्या है? स्पीड ऑफ लाइट, वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो देखिए नंबर ऑफ एटम्स फॉर 3 ग्राम्स,
तो नंबर ऑफ एटम्स फॉर 3 ग्राम के लिए क्या करेंगे, जो 3 ग्राम में नंबर ऑफ एटॉमिक मास से डिवाइड करेंगे, 3 ग्राम को एटॉमिक मास से डिवाइड करेंगे, और नंबर ऑफ एटम्स इन अ 1 मोल होते हैं 6.022 इंटू 10⁻23, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ एटम्स फॉर 3 ग्राम्स आपको मिलेगा 2.868 इंटू 10⁻22। देखिए सिस्टम बना के रखिए किस तरीके से हमें करना है। सबसे पहले नंबर ऑफ एटम्स हमें निकालने पड़ेंगे, किसमें, जो भी वैल्यूज दे रखी है, 3 ग्राम में तो 3 ग्राम में, 5 ग्राम में तो 5 ग्राम में। इसके बाद हम निकालेंगे मास डिफेक्ट। अब मास डिफेक्ट निकालने का देखिए तरीका क्या है, डेल्टा एम फॉर द 1 एटम। देखिए फॉर्मूला देखिए, Z इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, जैसे मैंने देखिए यहां पे किया था, 2 से मल्टीप्लाई किया था 2 प्रोटॉन्स के लिए, तो यहां पे भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय द मास ऑफ प्रोटॉन्स, प्लस A माइनस जेड। A माइनस जेड कुछ नहीं है, यहां भी देखिए मैंने न्यूट्रॉन्स को ऐड किया था, तो A माइनस जेड न्यूट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है, 63 को 29 से आप डिवाइड करेंगे, एटॉमिक मास को एटॉमिक नंबर से, सॉरी, एटॉमिक मास को एटॉमिक नंबर से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको न्यूट्रॉन्स की संख्या मिल जाएगी। तो यहां हमने न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट किया हुआ है, ये कुछ नहीं है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, यानी प्रोटॉन मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मल्टीप्लाई बाय द मास ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मल्टीप्लाई बाय द मास ऑफ न्यूट्रॉन, माइनस एक्चुअल मास, जो देखिए एक्चुअल मास था हीलियम का, उससे देखिए सब्ट्रैक्ट किया है ना, तो एक्चुअल मास ऑफ द कॉपर। सेम कंस्ट्रक्शन किया हुआ है जैसा कि हमने यहां पे किया था, सेम यहां पे किया है। तो डेल्टा एम निकल के आ गया यहां पर, किसके लिए, 1 एटम्स के लिए। सिंपल सा देखिए यहां पर प्लस माइनस हो रहा है और कोई बहुत बड़ा कैलकुलेशन नहीं है। इसके बाद डेल्टा एम फॉर द 3G, ये तो हमने 1 एटम के लिए निकाला हुआ है। अब 3G के लिए निकालने के लिए ध्यान रखना है, यहां पर समझदारी वाली काम बात करनी है कि जो भी मास डिफेक्ट हमें निकालना है वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है। तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जब हम मास को निकालेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे 931.5 से भी कर सकते हैं, या 931, आप जिसमें अपने कैलकुलेशन को आसान समझें। अगर क्वेश्चन पेपर में इसका एग्जैक्ट वैल्यू दे रखा है कि 931.5, तो फिर आपको यूज करना पड़ेगा, नहीं दे रखा है तो फिर आप फ्री हैं। 931 इंटू मास मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन C²। तो देखिए डेल्टा एम फॉर द 3G हमने क्या किया कि जो 1 एटम्स के लिए निकला हुआ है, 1 एटम्स इंटू, ये वैल्यू ध्यान रखनी है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए, इंटू 2.86 इंटू 10⁻12 कितना था कि नंबर ऑफ एटम्स जो निकल के आए थे उनसे मल्टीप्लाई किया, ठीक है। देखो मास डिफेक्ट डेल्टा एम, ठीक है, उसके बाद क्या फॉर्मूला होता है, C²। तो देखिए ये हमारा जो वैल्यू है 5.931, दिस इज द मास डिफेक्ट निकल के आया, ये नंबर ऑफ एटम्स, कितने नंबर ऑफ एटम्स है, और ये आपका C² है, ठीक है ना। अब देखिए यहां पे फॉर्मूला क्या है, EB इज इक्वल टू डेल्टा एम C²। तो डेल्टा एम की वैल्यू हमने ये निकाल दी, एग्जिट्स यहां पे लिख दी, C² से C² कैंसिल आउट हो जाएगा, और बाइंडिंग एनर्जी का जो वैल्यू आएगा 1.58 10⁻25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चन की आप अच्छे से प्रैक्टिस करें, इसमें जो मैथमेटिक्स है सिंपल सा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन है, और बिल्कुल एक सिंपल फॉर्मूले EB इज इक्वल टू डेल्टा एम C² पे एक 100% एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, और से 1-2 MCQ भी बन जाते हैं। स्कोरिंग है और आसान है, प्रैक्टिस करने पे बड़े आसानी से इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं।